तो आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फुल मॉक टेस्ट आप लोग देख लीजिए। यानी कि परीक्षा से पहले पहले मैं कहूंगा साथियों, इस पूरे मॉक टेस्ट को घोल कर पी जाइए और चेक कर लीजिए साथियों कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो इन 50 सवालों की अगर बात करें, यानी कि जीएस के साथियों जो आपके 50 सवाल आएंगे, हूबहू वैसे ही सवाल साथियों आप इस क्लास में देखेंगे। और उसके बाद रीजनिंग के जैसे सवाल आएंगे वो क्वेश्चन, और मैथ के जैसे सवाल आएंगे वो क्वेश्चन। तो साथियों हूबहू लगभग वैसा ही पेपर मैंने तैयार करवाया है जैसा पेपर आपके एग्जाम में रियल क्वेश्चंस में साथियों पूछा जाएगा। तो साथियों शुरू हो जाइए। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो मैं कहूंगा 13वां शिलालेख आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती ये किस विषय पर साथियों लिखा हुआ है, मुझे बताइए। तो ये तो गणित के विषय पर लिखा हुआ है। किस विषय पर साथियों? गणित के विषय पर लिखा हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। उसके बाद देखिए, कह रही कि मालविकाग्नि मित्रम ये पुस्तक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों पुस्तक है। कह रही कि ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक की अगर बात करें तो ये पुस्तक तो कालिदास के द्वारा लिखित है। क्या मालविकाग्नि पुत्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखित है साथियों? कालिदास के द्वारा लिखित है मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए दंडी की अगर बात करते, इनकी एक है दश कुमार चरितम, आपसे पूछा जाएगा। आप लोग याद रखेंगे साथियों, दश कुमार चरितम। क्या दश कुमार चरितम ये किसकी पुस्तक है? तो ये दंडी की पुस्तक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गयासुद्दीन तुगलक की बात चल रही है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो भारत पर साथियों उस समय मुगल सम्राट का शासन था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। और 1600 की अगर बात करते हैं साथियों, अकबर का कार्यकाल था। किसका साथियों? अकबर का कार्यकाल उस समय चल रहा था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए यूपी के आगरा में स्थित है। कहां पर? यूपी के आगरा में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जामा मस्जिद की अगर बात करें, यानी कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये किसके द्वारा तैयार करवाई गई थी, बताइए। तो ये साथियों शाहजहां के द्वारा तैयार करवाई गई थी, और 1656 में साथियों, क्या 1656 में ये तैयार करवाई गई थी। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, मतलब ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती साथियों इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगले नंबर का सवाल आप लोग देख लीजिए, कह रहे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहने के साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों लाला लाजपत राय है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन साथियों व्हाइटमैन कमीशन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या अगस्त कथन के विरुद्ध था? नहीं। गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध भी नहीं था, और विंस्टन चर्चिल भी ये भी नहीं था। मैं कहूंगा नमक कर के विरुद्ध था। क्या साथियों? जो नमक कर थे ना साथियों, उनके विरुद्ध था। यही एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए।
देखिए अल्पसंख्यकों के बारे में दो अनुच्छेद कहते हैं, एक तो अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। तो यहां पर अनुच्छेद 29 है तो अनुच्छेद 29 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो ये साथियों धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता देता है। क्या? जो भी धार्मिक कार्य है उनके लिए साथियों ये स्वतंत्रता देता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और अनुच्छेद 30 की अगर बात करते हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मतलब कुल मिला के अल्पसंख्यक लोग शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यक वर्ग को एक अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख कहते हैं, प्रलेख कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये संविधान की मुख्य विशेषताएं कहते हैं। साथियों बताइए। तो यहां पर आपका जवाब साथियों आमुख होना चाहिए। इसको पता, इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है। क्या साथियों? इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो 1956 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1956 में किया गया था। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? क्या साथियों मृत्यु दंड अगर किसी को मिला है तो क्या प्रधानमंत्री क्षमा दे सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। बिल्कुल साथियों राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में साथियों कही गई है? तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 में ये बात कही गई, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद 72 में ही किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है? कह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक सेवा के रूप में साथियों देना चाहिए? तो यहां पर अगर बात करें 5 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिन्होंने भी सोच रखा था कि 5 वर्ष आंसर होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल करके भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 में पता क्या है साथियों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए करके किस वर्ष में संविधान का संशोधन सबसे पहले किया गया था? तो संविधान का संशोधन सबसे पहले अगर किया गया था तो 1951 में संविधान में संशोधन सबसे पहले किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। उसके बाद देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपको यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था, इसलिए आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्था के रूप में भी जाना जाता है के बारे में है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे हैं कि यहां पर अगर बात करें करके किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोगों को भी यहां पर मालूम होना चाहिए कि कौन सा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, बताइए। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 75 के 1 में वर्णित है कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल आप लोग देख लीजिए, कह रहे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। किसके तहत साथियों? अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे पृथ्वी की इनमें से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? समताप मंडल की बात चल रही है, यानी कि पृथ्वी की किस परत में? तो मैं कहूंगा
तापमंडल में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में आपको दर्शाता है। यानी कि कुल मिला के आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अवरोही का आरोही क्या हो जाएगा, अवरोही क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा साथियों बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है ना। तो यहां पर क्रम जो एक तरीके से अगर बात करें, क्रम कौन सा एक तरीके से सही है, देखिए यूरेनस यानी कि अरुण, फिर पृथ्वी, फिर उससे छोटा मंगल, फिर उससे छोटा बुध, यानी कि जो क्रम आपका सही है वो कौन सा सही है, वो साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है ना। ये सी वाला सी, ये घटते क्रम में है, ठीक है। क्या है साथियों, घटते क्रम में, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा साथियों एक तरीके से क्या एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति को चेक किया जाता नहीं, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को चेक किया जाता नहीं, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को, बिल्कुल साथियों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक तरीके से प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, बृहस्पति ग्रह, यानी कि बृहस्पति ग्रह ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा साथियों गुजरती है, या ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, या कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। तो कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कह रहे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो जो गोदावरी नदी है ये तो महाराष्ट्र से तो निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है। क्या महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से साथियों जानी जाती है पेन्नार नदी। क्या पेन्नार नदी जानी जाती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, यानी कि वो स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साथियों मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो अगर साथियों यहां पर बात करते हैं टेफ्लॉन की, तो ये टेफ्लॉन एक ऐसा पदार्थ है जो ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, यानी कि बर्तन पर साथियों लगाया जाता है टेफ्लॉन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मनुष्य के उस अंग या उस भाग की पहचान करिए जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित वायु कोशिका है, सूक्ष्म श्वास नली है, बिल्कुल है, लेकिन अगर बात करते साथियों केशिकास्तवक की तो ये नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फुफ्फुस आवरण भी है, तो ये नहीं है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि वो तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। तो भाई रक्त में तो देखिए लौह, तांबा, मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है रक्त में, ठीक है। चलिए, यानी कि INSA फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर कृष्णा इल्ला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, रूपा ब्योरा की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका रूपा ब्योरा ही हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। तो कहां रखी है साथियों, इन्होंने हैदराबाद में रखी है। आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि कहां रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों, अंडमान निकोबार की बात चल रही है, यानी कि अंडमान निकोबार में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो साथियों किसके साथ समझौता किया है, आइसलैंड के साथ समझौता किया है। किसके साथ, आइसलैंड के साथ समझौता किया है। अगला सवाल कह रहे कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो शुरू हुआ है वो कहां शुरू हुआ है। वो साथियों ओडिशा में शुरू हुआ है। कहां पर, वो ओडिशा में शुरू हुआ है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मिशन विकसित
भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये कहां पर आयोजित हुआ है साथियों? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कह रहे कि किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पंकज मिश्रा की बात चल रही है। यानी कि पंकज मिश्रा जी ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। अगला सवाल है, यानी कि किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य की अगर बात करें, गुजरात राज्य ने भारतीय भेड़ियों की आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वी के सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो मैं कहूंगा साथियों वी के सिंह ने ये राज्यपाल बने हैं मिजोरम के। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपको वी के सिंह बता देना, ऑप्शन में वी के सिंह होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो अपने भारत की टीम ने साथियों पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करेंगे, जीजा माता सम्मान समारोह जो किया गया है वो कहां पर आयोजित किया गया है? ये साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। जीजा माता सम्मान समारोह ये कहां पर हुआ है साथियों? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए CROPS परीक्षण किया है। तो साथियों किया है, किसने किया है? किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, यानी कि इसरो ने किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चीन ने जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पाकिस्तान। इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? कुछ एक्स्ट्रा और ज्यादा आप करंट अफेयर के सवाल देख लीजिए। तो 35.11% बढ़ा है। अगला सवाल है, कह रहे कि संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संचार साथी ऐप की अगर बात करते हैं साथियों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ही संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कहां सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया? तो कहां पर किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया है। यानी कि सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये तो बेंगलुरु में स्थापित की गई। क्या भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना कहां पर की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो किस राज्य में सातों किया जाएगा? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कौन करेंगे साथियों? अश्विनी वैष्णव करेंगे। क्या अश्विनी वैष्णव ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? उसके बाद देखिए किस देश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा है? तो साथियों अमेरिका में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लग चुका है। भारत में तो पहले ही से लग चुका था। उसके बाद देखिए करके भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। यह आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इन सभी सवालों को देखिए और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कर लीजिए। देखिए पहला सवाल रीजनिंग का है, कह रहे कि 31 को जैसे 90 बनाया गया है वैसे ही साथियों 43 में क्या कैलकुलेट करके कैसे क्या करके यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है बताइए? 126, 102, 130 या 75? अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 31 से यहाँ पर 90 बनाया गया है वो यहाँ पर देखिए एक घटाया गया है। एक घटाओगे तो 30 आ जाएगा और 30 में 3 की गुणा कर दोगे तो साथियों कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो उसी प्रकार साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अगर 43 में से 1 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा और 42 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 हो गया और 3 चौक आपका 12 हो गया, यानी कि 126 आ जाएगा। और 126 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो कह रहे हैं साथियों एक विशिष्ट कोड भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का कोड क्या है? 8573 है।
सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ क्या है? 8634 है। अब देखिए जरूरी नहीं इंडिया का कोड 8 हो, इंडिया का कोड 4573 कुछ भी हो सकता है, कंट्री का कोड 8573 कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही यहां पर हो सकता है। करेंगे उसके बाद कह रहे हैं कि माई कंट्री का कोड है 73 और टीम इंडिया का कोड है 59। तो कह रहे कि कंट्री का कोड क्या होगा? अब देखिए कंट्री का कहीं दो बार आपको दिख रही है, देखिए जरा कंट्री, एक तो इंडिया इज माई कंट्री, एक कंट्री यहां पर दिख रही है और कहीं पर कंट्री दिख रही है, देखिए एक यहां पर कंट्री दिख रही है। लेकिन एक तरीके से अगर बात करें, माई कंट्री का कोड 73 है और यहां पर भी माई कंट्री है, यानी कि 73 यहां पर भी होना चाहिए, 7, अच्छा ये है 7, ये हो गया 3, यानी कि आंसर जो होगा वो 7 3 में से एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब आप एक काम ये करिए कि अब आप माई का कोड देख लीजिए। ठीक है, माई का कोड देख लोगे तो भाई आपको इसमें से देख लोगे कि भाई माई का कोड कौन सा है, वो आंसर नहीं हो सकता। एक माई यहां पर है और एक माई यहां पर है, यानी कि इसमें से देखिए क्या सेम है। ठीक है, 7 3, इसमें से 3 सेम है, तो मैं कहूंगा 3 जो होगा ये माई का कोड हो जाएगा। अब बचा है 7, 7 आपका किसका कोड हो जाएगा साथियों? कंट्री का कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यानी कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। यानी कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा क्या? आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ऐसे ही, और कहा जाएगा कि इनमें से किसी 3 में एक लॉजिक लग रहा है और एक में कुछ अलग लॉजिक लग रहा है, तो उस अलग वाले ऑप्शन का आपको चयन करना है। देखिए प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, एफ 6 पर होता है। एच की बात करें, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है, एन 14 पर होता है, एम 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है। आप देखोगे इसमें सीरियल चला है 17 18 19, इसमें भी 8 9 10 सीरियल चला है, 4 5 9 इसमें, लेकिन इसमें एक घटा है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब आपको ये देखना है साथियों कि ये जो आकृति है ना, ये कौन सी आकृति में साथियों उसके अंदर आपको दिख रही है। क्या ये आकृति इसमें आपको दिख रही, कहीं इसमें दिख रही है, या इसमें दिख रही है, या इसमें दिख रही है? देखिए एक लाइन बीच से आई है, वो तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, लेकिन एक लाइन ऐसे भी आना चाहिए। एक लाइन यहां पर तो ऐसे आई है, लेकिन यहां पर ये ऐसे नहीं आई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी ऐसे नहीं आई, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी ये लाइन ऐसे नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर एक लाइन ऐसे आई है और एक लाइन ऐसे भी आई है, तो मैं कहूंगा राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे हैं कि ये जो डॉलर वाला साइन है ना, इसके विपरीत दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा हो सकता है? बताइए। डॉलर साइन यहां पर है, ठीक है। अब देखिए इसका आपको विपरीत बताना है कौन सा है, तो यहां पर लिखा हुआ है y और z। अच्छा यहां पर भी लिखा हुआ है y और z, तो दो यहां पर भी सेम, दो यहां पर भी सेम, तो मैं कह सकता हूं डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो एंड कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है साथियों? यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, देखिए चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, अब देखिए बहुत ध्यान से कह रहे हैं कि एस के एच से PMG बनाया गया है, उसके बाद MOF के बाद JQE है। आपको बताने कि अगले 3 लेटर यहां पर क्या आ सकते हैं साथियों, बताइए। अब देखिए ये S होता है 19 पर, 19 से 16 हुआ है, 16 से 13 हुआ है, 13 से 10 हुआ है, तो मैं कहूंगा 10 से कितना हो जाएगा? G हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो G कहां पर? एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। K 11 पर होता है, M यानी कि 2 बढ़ाया गया, फिर से 2 बढ़ाया गया यहां पर, ठीक है, और फिर से 2 बढ़ाया गया। तो Q में जब 2 बढ़ाओगे तो साथियों 17 18 19, 19 पर होता है S, यानी कि GS वाला ऑप्शन आंसर होगा। और GSD कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या यहां पर कहा जा रहा है? करेंगे एक नंबर सीरीज वाला सवाल है साथियों। नंबर सीरीज से समझ लीजिए 3 से 4 सवाल आपके पक्के हैं, तो नंबर सीरीज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवाता हूं ये आपको देखते रहना है। तो 19 के बाद 23, उसके बाद 32, फिर 48 और फिर साथियों 73। अगले नंबर आपको बताना है साथियों क्या आ सकता है, कौन सा नंबर। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, ये तो 4 बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 23 से 32 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। और 32 से 48 हुआ है साथियों, यहां पर तो 16 बड़ा है। और 48 से कितना साथियों? 73 हो गया, तो कितना बड़ा है? 25 बड़ा है। तो अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 36 यहाँ पर आएगा। तो 73 में जब 36 जोड़ोगे साथियों कितना आपका हो जाएगा? 109 हो जाएगा। क्या
है। 109 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ चुका था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे कि 24 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 64 आ गया है, उसके बाद 104 आ गया है। अब अगला नंबर साथियों क्या होगा, और उसके बाद साथियों 312 यहां पर आएगा। तो इसको अगर बात करें, देखिए ये 40 है, सॉरी ये 24 है, 24 से 40 कैसे हुआ है, ये अगर बात करें तो यहां पर साथियों कैसे हो सकता है। देखिए अगर हम इसकी 24 गुना तो 48 होता है, अगर हम एक काम करें इसकी गुणा 2 से कर दें 48 और उसके बाद 8 घटा दें तो हमें 40 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा यहां पर भी अगर वही चीज करें, गुणा 2 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में साथियों 16 घटाएंगे तो 64 आ जाता है। 8 फिर 16 8 घटाएगा, फिर 16 घटाएगा, गुणा सबकी 2 से की जा रही है। 64 की गुणा साथियों 2 से करोगे तो देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है 120, 128 हो जाएगा। अब 128 में से क्या इसका एक तरीके से 8 का पहाड़ा चल रहा है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, यानी कि अब अगर 24 आप घटा दोगे ना 128 में से, अगर आप 24 घटा दोगे तो आपको सातु कितना मिल जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो गया, ये आपका सातु कितना 10 आ गया, 104 मिल जाएगा। यानी कि अब इसकी फिर से गुणा तो 2 से करना है, लेकिन इसमें कितना घटाना है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, यानी कि इसमें से 32 घटाना है। तो सातों 104 दुना कितने हो जाएंगे, 208 हो जाएंगे। 208 में से 32 अगर हम घटाते हैं तो कितना साथियों बच जाएगा, 176 यहां पर आ जाएगा। तो क्या यहां पर 176 आएगा, ऑप्शन में भी तो 176 है, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस सवाल को आप लोग यहां पर देखिएगा। चलिए हाँ, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, कह रहे कि आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, ठीक है। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पिता है। और उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है, आर गुणा, यहां पर गुणा होगा साथियों, आर गुणा एस का अर्थ क्या है, ठीक है, आर एस का भाई है। और अच्छा फिर आपको बताना है कि टी गुणा वी प्लस जेड इसका अर्थ क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले गुणा है ना, तो ये गुणा वाला ले लेते हैं। आर एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है, यानी कि टी वी का भाई है। क्या टी जो है ना साथियों, टी ये वी का भाई हो जाएगा, टी वी का भाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद डायरेक्ट प्लस है, तो प्लस कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर, यानी कि आर एस की पुत्री, यानी कि वी जेड की पुत्री है। वी जो है ना, वी ये जेड की पुत्री। अच्छा ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये पिताजी हो गए, ठीक है, ये पिताजी हो गए। तो क्या कहा जा रहा है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये कहा नहीं क्या है कि ये जरूर ये पिता है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ बताया गया, देखिए जरा। हाँ बताया नहीं गया, माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकती। खैर इसको देखिए, कह रहे कि जेड का पिता टी है, जेड का, अच्छा जेड का पिता टी है, कौन सा सही है। तो जेड का पिता भैया टी, हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ हमें इतना पता है कि भाई टी और वी भाई बहन है, और इनके ये दोनों इनके बच्चे हैं, मतलब ऐसे कह सकते हो। ये तो गलत हो जाएगा, जेड का पुत्र टी है, हाँ जेड का पुत्र टी है, ये बात बिल्कुल सही है। जेड का चाचा, चाचा वाचा नहीं पता साथियों में, जेड का भाई, जेड के भाई के बारे में भी हमें नहीं पता है। तो मैं कहूंगा इसमें से सिर्फ एक सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग यहां पर बताए गए। और कहने के सभी का मुख जो है ना वो उत्तर की तरफ है। तो ठीक है साथियों, सभी का मुख किधर बना दिया, उत्तर की तरफ बना दिया। अब कहने के एफ जो है ना, एफ ये डी और जी के बीच में है, ठीक है। एच और ए के बीच में बी है, और ई जो है ना ये जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, और जी एक सिरे पर बैठी है। तो एक काम करिए, जी एक सिरे पर बैठी, यानी कि जी हो सकता हो यहां पर बैठे। ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, देखिए ये वाला ले लेता हूं। अब कहने की जी एक सिरे पर बैठी, यानी कि जी या तो यहां बैठ सकता है या साथियों यहां बैठ सकता है। उसके बाद कहने के यहां पर लिखा हो जी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, यानी कि 1 2 3 जी के बाएं तीसरे स्थान पर क्या है, ई है। तो जी यहां पर बैठेगा, यहां पर थोड़ी ना बैठेगा। यहां पर अगर बैठा लोगे तो फिर जी के बाएं तीसरे ई यहां पर आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अब देखिए, अब आप एक ऐसी लाइन ढूंढिए जहां पर ई या जी में से कोई एक लिखा हो। देखिए एफ जो है ना, एफ ये डी और जी के बीच में बैठता है, यानी कि एफ और डी के बीच में क्या साथियों, ठीक है,
डी और जी के बीच में एफ बैठता है, यानी कि जी और डी के बीच में कौन बैठता है, एफ बैठता है, यानी कि एफ साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे कि एच और ए के बीच में बी बैठता है, एच और ए के बीच में बी बैठता है, ठीक है, इसको स्किप करो। ये लाइन हो चुकी है, ये भी लाइन हो चुकी है। कह रहे कि सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एच है। तो अगर हम साथियों सी को यहां पर बैठा लेंगे तभी तो सी के बाएं तीसरे स्थान पर एच यहां पर हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि एच और ए के बीच में बी बैठा है, यानी कि एच और ए के बीच में कौन बैठा है साथियों, बी बैठा है, ये भी हो गया, यानी कि 8 लोग थे, आपने 8 को बैठा दिया। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है साथियों, सी बैठा है। तो सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले आ चुका था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर साथियों एक कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। करके कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये बिल्लियां हो गई, ठीक है, और कुछ बिल्लियां यानी कि इतनी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, इतनी बिल्लियां मान लीजिए पशु हो जाएंगी, ठीक है, इतनी बिल्लियां पशु हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी पशु पौधे, यानी कि सभी ये जो पशु है ना, ये सभी के सभी पशु कौन है साथियों, पौधे हो जाएंगे। सभी के सभी पशु क्या हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि सभी बिल्लियां पौधे हैं, सभी बिल्लियां पौधे, ऐसे ये थोड़ी ना भाई, हाँ कुछ बिल्लियां पौधे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी बिल्लियां पौधे नहीं है, कुछ बिल्लियां पौधे हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, बिल्कुल इतने पौधे बिल्लियां हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ, उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कुछ पौधे पशु है, क्या, कुछ पौधे पशु है, बिल्कुल इतने पौधे पशु हैं, ये तीसरा वाला भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सभी पशु बिल्लियां हैं, सभी पशु बिल्लियां कैसे हो सकता है भाई, कुछ बिल्लियां पशु हैं, ये हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाए, यानी कि दूसरा और तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि 6 मित्र हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है, ये 6 मित्र हो जाएंगे साथियों, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 मित्र हो गए और ये एक सीधी रेखा में बैठे हैं। कह रहे कि ई बी और डी के बीच में है, ठीक है, ए बी के बगल में है, डी सी के बगल में है, और ठीक है डी ई और सी के बीच में है, एफ सी के बगल में, एफ और डी के बीच में कौन है, कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम साथियों इसको रख लेते हैं, मान लीजिए बी और डी के बीच में कौन है, ई है, तो बी और डी के बीच में कौन है, मान लीजिए बी यहां पर बना लिया और डी यहां पर बना लिया, कहीं पर भी बना लो, बी और डी हो, ये भी सकता था डी इधर होता बी इधर होता। कह रहे कि बी और डी के बीच में ई है, यानी कि ई साथियों यहां पर आ जाएगा। अब इसको देखिए, कह रहे कि बी के बगल में ए है, तो बी के बगल में ए है, यानी कि साथियों ए यहां पर आ जाएगा, बी के बगल में ए है, ठीक है। कहने के सी के बगल में डी है, तो सी के बगल में डी है, यानी कि सी यहां पर आ जाएगा। कह रहे कि ई और सी के बीच में डी है, तो ई और सी के बीच में डी है, बिल्कुल सही है, ई और सी के बीच में डी है। कहने के सी के बगल में एफ है, तो सी के बगल में एफ है, यानी कि यहां पर साथियों एफ आ जाएगा और यहां से हटा दीजिए एक की पोजीशन। तो पूछा क्या जा रहा है, एफ और डी के बीच में कौन है, तो एफ और डी के बीच में कौन है साथियों, सी है, तो सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहां पर अगर बात करते हैं, मैथ के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। कौन से मैथ के सवाल शुरू हो चुके हैं, और बहुत ध्यान से आपको इन सभी सवालों को देखना होगा। कहने कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 मीटर, ठीक है, 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है। तो कह रहे हैं कि वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है, यानी कि इसकी तो भुजा भैया ए होती है, इसकी भुजा ए होती है, और इनकी भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है 96, 110 और 146। देखिए अब सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि आपको सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा साथियों, आपको सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं साथियों, अंडर रूट में एस एस माइनस ए और साथियों एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये तो हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब साथियों देखिए ए बी सी आपको पता है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, लेकिन एस क्या है, तो एस का भी साथियों एक सूत्र होता है। एस पता कैसे निकालते, एस कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी तो आपको पता है 96 प्लस 110, तो साथियों 96 प्लस 110 प्लस 146 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको जरा जोड़िए, 6 0 0 6 6 12 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 6
6 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल लग गया 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि 352 यहाँ पर आ जाएगा कुल मिला के। इसको अगर कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 14, 3 छंग 12 हो जाएगा, यानी कि साथियों इस बराबर कितना निकला 176 निकला है। अब इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। इस बराबर कितना निकल आया है, इस बराबर साथियों आपका कितना निकल आया है 176 निकल आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों सवाल के सोल्यूशन को। देखिए अब इस आपको पता है साथियों 176 है, यानी कि 176 और इस माइनस ए यानी कि 176 में से जब आप एक घटाओगे 96 घटाओगे तो कितना बचेगा, वो यहां पर लिखना एक स्टेप बढ़ जाएगा, घटा के लिख रहे हैं हम लोग कुल मिला के। तो 176 माइनस 6 को जब 96 घटाओगे कितना बचेगा साथियों, यहां पर 8 आ जाएगा कुल मिला के, यानी कि गुणा यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर इस माइनस बी यानी कि 176 बी कितना है 110 है, तो इसमें से 110 को घटा लीजिए 6 आ गया और यहाँ पर 6 यानी कि 66 आ जाएगा, तो 66 आ गया। और इस माइनस सी यानी कि सी कितना है 146 है, तो 176 में से 146 तो जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणा 30 आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, अब आपको इसको कैलकुलेट करने ले साथियों, ठीक है। अब इसकी आपको क्या कराना है साथियों, यहाँ पर गुणा कराना है, ठीक है। वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और फिर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए खैर इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर निकाल लीजिए। चलिए तो अगर 176 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये सवाल, ठीक है। तो 2 से अगर कट करें तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 से कट करें 4 4 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कट करेंगे यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखिए 2 बार 2 ये है, 2 बार 2 ये है, तो साथियों 2 ये बाहर आ जाएंगे, 2 गुणा 2 ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंडर रूट में क्या बच जाएगा 11 बच जाएगा। अब इसको इसी प्रकार देख लीजिए 80 को, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें 80 को देख लीजिए साथियों, 80 का कैसे एलसीएम निकाल सकते हो आप, ठीक है। 2 से अगर कट करोगे तो साथ 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 40 से कुल मिला के आ जाएगा। फिर 2 से कट करोगे 20 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 10 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा। तो देखिए फिर से 2 बार 2 है ना, 2 बार 2 है, तो यहाँ पर फिर से 2 2 निकल आएंगे, 2 बार 2 निकल आ जाएंगे और अंदर क्या रहेगा साथियों 5 रहेगा। अब 66 का एक बार देख लीजिए इसी तरीके से, फिर 30 का देख लीजिएगा, ठीक है। 66 की अगर बात करें 2 से अगर इसको करें तो साथियों दो तियां हो जाएगा और फिर 3 से कट करें 3 एकम हो जाएगा और फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला साथियों, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं सेम मिला। 2 से अगर 2 तियां 6, 2 तियां 6, 3 से ही कट करना पड़े 11 एकम 11, तो ये अब अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। कहाँ रहेगा साथियों, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि अच्छा एक काम करिए, ठीक है चलिए वो बाद में देखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई सेम मिल रहा होगा तो उसको भी एक बार हम बाहर ले लेंगे। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 बचा है, 30 वाले का भी कर लेते हैं। सवाल में देखिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत गेनिंग वाला है, ठीक है। 3 से कट करेंगे 3 पंजे 15, 5 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 5 यहां पर आ जाएगा, 15 3 पंजे 15, हाँ 5 आ जाएगा। अब यहां पर साथियों देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख लेंगे। अब देखिए क्या अंदर कुछ कॉमन मिल रहा है, 11 2 बार है तो एक बार साथियों बाहर आ जाएगा, 11 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर वहां से हट भी तो जाएगा, उसको हटा भी दीजिए, तो ये हटा दिया मैंने और यहां पर से ये हटा दिया मैंने। क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, देखिए 5 मिल रहा है, एक ये 5 है एक ये 5 है, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। 5 मैंने ये हटा दिया, 5 मैंने यहां से ये हटा दिया। उसके बाद देखिए 2 2 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो यहां पर साथियों 2 भी 2 बार है, यानी कि 2 भी बाहर आ जाएगा और 3 भी 2 बार है, यानी कि यहाँ पर 3 भी बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों ये चीज हट जाएगी, ये चीज हट जाएगी। अच्छा ये पता साथियों क्या निकल रहा है, ये मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, भूल गए आप लोग। अब इसको साथियों आप क्या करा लीजिए, आप यहाँ पर साथियों इसको गुणा करा लीजिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, ठीक है, और 6 पंजे कितना हो जाएगा साथियों 30 हो जाएगा, गुणा 11, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, अब ये कितना हो जाएगा 8 और 11 88 हो जाएगा। 88 की गुणा साथियों आप लोग 3 से करा लीजिए, 8 तियां 24 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, ठीक है, ठीक है। 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, 0 लग जाएगा ये वाला। और एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर साथियों एक और 2 था, ठीक है, वो इरेज हो चुका धोखे से, खैर ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों देखिए अब 3 दूना 6,
6 पंजे 30, 30 लिख दिया, 11 लिख दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर साथियों 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें 16 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा आपका 16 हो गया। फिर से देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 11, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि अब इसको आपको क्या करा लेना साथियों, कैलकुलेट करा लेना। यहाँ पर देखिए 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी कि 48 की गुणा आपको 11 से करा लेनी है, तो 48 और 48 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, यानी कि 5280 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पता क्या निकला साथियों, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। थोड़ी सी जगह में कर देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है साथियों 5280। 5280 क्या निकला है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल साथियों 5280 हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात कही गई थी कि एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और वर्ग की भुजा होती है ए, और वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 5280 ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपको वर्ग के मैदान की भुजा बताना है, यानी कि आपको ए का मान यहां पर बताना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये भी मैं आपको बतला दे रहा हूं, देखिए जरा। तो इसका भी साथियों हमें एलसीएम निकालना होगा 5280 का। 5280 का एलसीएम आप यहां पर निकाल लीजिए। 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, यहाँ पर 40 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, दूना तिया 20 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 एकम, 2 छंग 12, 0 आ गया। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 0 आ गया। 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 नीम 18, ये आ गया। ठीक है ना, और फिर साथ कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लीजिए जरा। 2 दूना 2 चौक 2 दूना 5280 है ना, ये 4 कैसे आ गया, तो ये मिस्टेक होगी, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, देखिए फिर से कर लीजिए एक बार। 2 दूना 4 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, 40 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 20 आ जाएगा यहाँ पर। 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0 आ गया। 2 से कट करेंगे, 2 तिया 0 आ गया। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, और ये 13 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर 3 से कट कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 11 से कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा देखिए। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट कराएंगे, ये मैं आपको बतला देता हूँ यहाँ पर। ये स्क्वायर बराबर है, अब देखिए 2 2 बार है तो इसको एक बार लिख लीजिए, फिर से 2 2 बार है तो इसको एक बार लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए साथियों, अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, अब ये सब जो है ना, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, तो ये सब अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ए पता क्या निकल कर आएगा, ए यही निकल कर आ जाएगा 4 और अंडर रूट 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, और ये 11 से करोगे तो 330 आ जाएगा। यानी कि आपका जो भुजा निकल कर आएगी वो 4 अंडर रूट 330 निकल कर आएगी। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है और आप कर देते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इस सवाल को, तो मैं कहूंगा हजारों हजार लाखों लाख बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। और आप कर लोगे तो आप हजारों हजार बच्चों से, लाखों लाख बच्चों से आगे निकल जाओगे, और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। ठीक है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए यानी कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मान लीजिए कोई भी कितनी 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इसका एक सूत्र होता है nx प्लस n स्क्वायर। ये क्या होता है साथियों, ये n क्रमागत विषम संख्याओं का योग का एक सूत्र होता है। अब यहां पर साथियों बात की गई है 8 क्रमागत विषम संख्याएं, तो मान लेते हैं साथियों n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n बराबर हम 8 मान लेते हैं, तो n, ठीक है, n यहां पर आ जाएगा। ठीक है, n का मतलब क्या है, 8 है, तो कुल मिला के n की जगह पर 8 आ जाएगा। 8x प्लस आपका और 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा साथियों, 64 हो जाएगा। और ये इसका औसत 82 है, यानी कि साथियों हमें बटे में भी 8 रखना पड़ेगा, तो आएगा यहाँ पर साथियों 82। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए
अब देखिए ऊपर अगर बात करें 8 और 8 का स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा 8 अगर कॉमन ले लेंगे ऊपर तो अंदर क्या बचेगा x, और 8 8 64 ये बचेगा, और नीचे 8 था बराबर क्या था 82 था। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास x प्लस 8 आ गया है, x प्लस 8 आ गया है बराबर साथियों 82 यहाँ पर आ चुका है। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ जाएगा 82 में से साथियों 8 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों 74 ही तो बचेगा। तो अगर बात करें, अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें आपको x की वैल्यू मालूम पड़ गई तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पहली संख्या साथियों मान लीजिए क्या है, ठीक है, पहली संख्या क्या है साथियों, हम यहां पर पहली संख्या मानेंगे 75। क्यों? क्योंकि ये तो साथियों सम संख्या है, लेकिन यहां पर कही गई है विषम संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी साथियों 75 हो जाएगी। पहली विषम संख्या 8 ऐसी संख्या आपको बताना है। दूसरे नंबर पर साथियों 77 आ जाएगी विषम संख्या, फिर साथियों 79 आ जाएगी, फिर 81 आ जाएगी, फिर 83 आ जाएगी, और फिर साथियों 85 आ जाएगी, और फिर 87, और फिर साथियों 89 आ जाएगी। यानी कि ये प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। और प्रथम 4 संख्याओं का औसत आपसे यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें अवरोही क्रम में ली गई है, ठीक है, ये अवरोही क्रम में इनको लेना है। तो साथियों अवरोही क्रम में ले तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, क्या साथियों सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक, उससे छोटी संख्या ये हो गई, उससे छोटी संख्या 85 और साथियों 83 हो गई। इनका आपको औसत निकालना है। क्या? तो इसको साथियों जोड़ लीजिए 3 4, ठीक है, 3 5 8 हो जाएगा, 8 7 15 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 2 हासिल लग गया, 8 दूना 16 और 2 18, ठीक है 18, और साथियों कितना हो जाएगा देखिए 8 8 8 है ना, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 2 32 बोले तो 34 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको 4 से आप भाग कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 2 जाएगा 4 5 20, 4 छंग 24 हो गया। यानी कि कितना आ गया साथियों 86 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। और 86 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के एक निश्चित राशि पर R% की वार्षिक दर से, ठीक है, दर से R वर्ष, यहां पर R वर्ष लिखा होगा, ठीक है, R वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है। तो R ज्ञात कीजिए। देखिए किसी राशि पर R% वार्षिक, यानी कि दर कितनी दे रखी है साथियों, दर यहां पर R% ही दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, समय यहां पर R दे रखा है। और यहां पर ये लाइन, आप इस लाइन का मतलब एक बार समझ लीजिए, कहने के साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है। इसका मतलब है साधारण ब्याज ये लिखा मैंने, साधारण ब्याज उस राशि का, राशि का मतलब P, ठीक है, मतलब मूलधन एक तरीके से, का मतलब होता है गुणा, 4/25 लिखा है 4/25 लिख दीजिए। अब बराबर लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पी नीचे आ जाएगा, यानी कि SI साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर साधारण ब्याज 4 है, क्या साधारण ब्याज 4 है, तो साथियों मूलधन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब आपसे R पूछा गया है, R का सूत्र क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे P इंटू T हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है साथियों 4 है गुणा 100 है, 4 है गुणा 100 है, P कितना है साथियों P 25 हो जाएगा, और T कितना है T यहाँ पर R हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये R आप ज्ञात कर लो, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस R की गुणा इस R से होगी, यानी कि क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए R स्क्वायर हो गया, अब ऊपर क्या हो गया साथियों 4 गुणा 100 बटे 25 हो गया। अब R का मान आपको निकालना है ना, तो एक काम करिए आप के साथियों, देखिए ये स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये 25 था, ये 25 5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10, R बराबर क्या निकला साथियों 4% निकला। तो 4% क्या होगा साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए कितनी होगी। देखिए इस सवाल को अगर बात करें कैसे आप लोग करेंगे, कभी भी अगर ऐसा दिया जाए कि इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो साथियों 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा है ना, तो साथियों 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ऐसे लिख दो आप, सेलिंग प्राइस, और बराबर लगा दो 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां से हमको एसपी और सीपी का अनुपात पता चल जाएगा।
ठीक है, कह सकते हैं अगर किसी वस्तु को 18 रुपए में खरीदा है तो उसको बेचा कितने में, 28 में बेचा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कितना हुआ, लाभ ही तो हुआ, और कितने का लाभ हुआ साथियों, 10 का लाभ हुआ। तो 10 को प्रतिशत में बदल लीजिए, गुणा 100 करेंगे, नीचे क्रम मूल आ जाएगा, ये आ चुका है। इसको अगर कट करें तो 2 नीम 18 और 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, 500 बटे 9 हो गया, इसको कैलकुलेट करिए, 9 आ गया, 9 पंजे 45 हो गया, 5 जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया, 4 बच जाएगा। यानी कि 55 सही 4 बटे 9 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, देखिए कुछ मिस्टेक है, देखिए 500 9 पंजे 45 हो गया, अब ये कितना जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया, 5 जाएगा 50 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। अच्छा यहाँ पर 5 ही तो आ जाएगा भाई, 5 आएगा, 5 बचेगा ना। ठीक है, तो 55 सही 5/9% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बस, देखिए इसके बाद एक और सवाल है और उसके बाद बस कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि ए और बी एक कार को 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया और कार अगले 3 दिन में समाप्त हो गया, तो सी अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा। पहली बात यहां पर कही गई कि ए अगर किसी कार को 18 दिन में करता है तो बी उसी कार को 10 दिन में करता है। टोटल काम निकाल लीजिए, यानी कि एक ऐसा नंबर यहां पर ले लीजिए तो 18 के पहाड़े में भी है, 10 के पहाड़े में भी है, मैं कहूंगा 90 वो नंबर है। कहने का मतलब यह है कि 18 पंजे 90, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है और 10 नीम 90, यानी कि बी एक दिन में 9 काम करता है। तो अगर ये दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, 14 काम करेंगे, और 5 दिन तक अगर ये काम करते रहते तो 14 पंजे 70 काम कर पाएंगे। ठीक है, 70 काम कर पाएंगे। अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल काम 90 है और 70 काम हो चुका है 5 दिन में, तो कितना काम बचा है, 20 ही तो काम बचा है। ठीक है ना, तो कहने कि अब क्या होता है, बी की जगह सी आ जाता है, यानी कि अब ये काम करना बंद कर देता है, जो डेली 9 करता था ये काम करना बंद कर देता है और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त होता है, यानी कि 20 काम बचा है। देखिए ए तो काम कर रहा है, बी ए काम कर रहा है, ए अगले 3 दिन में 15 काम कर पाएगा। कितना काम कर पाएगा, 15 काम कर पाएगा। अब काम कितना बचेगा, 5 काम बचेगा, तो 5 काम जो करेगा वो सी करेगा। ठीक है ना, यानी कि 3 दिन में काम करेगा साथियों। ठीक है, 5 काम बचा है ना, हाँ हाँ, 3 दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, जो सी है ना, ये 3 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो करेगा अगर सी ये पूरा काम करे तो कितने दिन लगेंगे, यानी कि 3 दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है ना, इसको 90 काम करना है, 90 काम करना है साथियों। तो मैं कहूंगा किससे इसकी गुणा की जाए, देखिए जरा 14 से, नहीं 14 से नहीं भाई। ठीक है, यहां एक बार भाग करा कर देख लो, 5 कम 5 5 8, यानी कि 18 से। तो कुल मिला के 18 से अगर इसकी गुणा करोगे तो 90 काम हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी भी गुणा 18 से करना होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 3 दिन में 5 काम होगा तो 54 दिन में 90 काम हो जाएगा। ये पूरा काम सी 54 दिन में कर लेगा। तो 54 दिन कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।